श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो क्लास 10th के लिए 21 मार्च को जो पेपर लगा हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, उसकी तैयारी हो रही है बच्चों। और आपको पता है यहाँ फाइनली वही क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में आ रहे हैं, और एग्जाम वाले ही क्वेश्चंस हैं बच्चों। फिर से आपको ये बात बता रहा है कि एग्जाम वाले क्वेश्चंस है, इसको हल्के में मत लीजिए। आप जितने मैंने क्वेश्चंस के वीडियोस डाले हुए हैं बच्चों, उनको देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, मैथ्स बाय नितिन सर को, और हमारे वीडियो को भी लाइक करिएगा। और देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों, ठीक है। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. और बच्चों आपको पता है कि ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होते हैं, जिसमें से आपको बोला है कि एल्टीट्यूड जो होगा ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर कम होगा, किससे? बेस से। तो बच्चों हमको ये ध्यान रखना है कि एल्टीट्यूड की कंपैरिजन बेस से हो रही है, एल्टीट्यूड बेस से कम है, इसका मतलब बेस हमको पता नहीं है, तो एल्टीट्यूड को हम कैसे कम दिखाएंगे? तो हमको पहले बेस मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए? बेस। तो एल्टीट्यूड उसमें से क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसमें तो हाइपोटेन्यूज बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा है, यानी राइट ट्राइंगल है बच्चों। ये क्या है? राइट ट्राइंगल है। देन पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम उस x की वैल्यू निकाल सकते हैं और अदर टू साइड्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिगर के थ्रू हम इसको समझेंगे। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है, इसका नाम है A, ठीक है, और ये हमारे पास B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। B इज द राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। B हमारा एक राइट एंगल है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, इस ट्राइंगल का एक राइट एंगल B है। अब बोला गया एल्टीट्यूड इस राइट ट्राइंगल का 7 सेंटीमीटर कम होगा, किससे? बेस से। तो हमें लिखना है सॉल्यूशन, लेट करना है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है? लेट द बेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू x। हमने बेस ऑफ अ ट्राइंगल मान लिया, क्या है? x सेंटीमीटर बच्चों। क्या लिखेंगे? x सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर, क्या है? कम है बेस से। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका एल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। अब बोल रहा है हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो बच्चों हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल में अपने अपने स्थान पर उसको लगा देंगे, ठीक है ना। बेस ऑफ ट्राइंगल कितना है बच्चों? x सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड ये होता है बच्चों x - 7 है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे बच्चों? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है बच्चों? 13, तो 13 का स्क्वायर रखेंगे इज इक्वल टू BC हमारे पास x है, तो x का स्क्वायर, और AB हमारे पास x - 7 है, इसका होल स्क्वायर। पूछा गया था फाइंड द अदर टू साइड्स, हमको इसके दो अलग जो साइड्स बचे हुए बच्चों, इनकी वैल्यूज बताना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से x निकालेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 169। x स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 × 2 = 14 होता है बच्चों, 14x, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? x स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x, ठीक है भाई, माइनस 14x। ये 169 इधर आएगा बच्चों, तो माइनस का 169 और प्लस का 49, पहले से इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया, ठीक है। इसको एक बार और सॉल्व करिए। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इनमें से इसको घटाइए, 0 6 में से 4 जाएगा 2, 120 आएगा, और माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x, 2 × 12 यानी 60 आ जाएगा
बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। अब इसके फैक्टर करनी है बच्चों, फैक्टर करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम सवाल को इरेज करते हैं यहाँ से और समझते हैं कि आगे सवाल कैसे लगाना है। ठीक है, इसके फैक्टर देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर 60 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिसका माइनस या एडिंग करके हमको जो है 7x मिल जाए। ऐसे कोई दो फैक्टर हैं आपके पास? यस, 12 और 5। 12 और 5 का इंटू करेंगे तो 60 आएगा, 12 में 5 जाएगा तो 7 आएगा बच्चों। तो माइनस का 12x लिखिए, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी, तभी आपको 7 मिलेगा। देन इंटू भी चेक कर लीजिएगा, माइनस प्लस का इंटू देखिए माइनस हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 12 5 60 भी हो गया। तो यहाँ से x कॉमन करिए तो x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 करिए तो यहाँ पे x माइनस 12 हो जाएगा। दोनों से बच्चों x माइनस 12 बाहर हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 12 को 0 से स्प्लिट करेंगे तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और एक बार x प्लस 5 को 0 से स्प्लिट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये वाला तो वैल्यू इम्पॉसिबल हो जाएगी, ये इम्पॉसिबल क्यों हो जाएगी बच्चों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है। नेगेटिव वैल्यूज कभी लेंथ किसी की नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ कभी किसी की नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये वाला आंसर में हम नहीं ले सकते हैं। ये x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये जो आ रहा है बच्चों, ये वैल्यूज आपको यहाँ पे क्या करना है? लगा देना है, तो अदर टू साइड्स मिलेगा। तो एल्टीट्यूड हमें कितना मिलेगा? एल्टीट्यूड आपने माना है x माइनस 7। तो देखिए x माइनस 7 करेंगे यानी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो आंसर होगा बच्चों, जो अदर टू साइड्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक होगा 5 सेंटीमीटर और दूसरा होगा 12 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर होंगे बच्चों, ये आपके क्या होंगे? आंसर होंगे। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भी एग्जाम में आने वाला सवाल है। 100% ये सवाल एग्जाम में ही है रखा हुआ, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों देखिए, अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब बच्चों जो डिस्टेंस चल रही है ट्रेन वो 360 किलोमीटर है, लेकिन उसकी स्पीड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है ना। और इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। यानी कि नॉर्मल स्पीड में अगर हम कोई स्पीड बढ़ा रहे हैं तो वो इतना बढ़ रहा है। इट वुड हैव टेकन टू 1 आवर लेस देन फॉर द सेम जर्नी। यानी वही यात्रा है, वही दूरी तय करने में उसको 1 घंटा कम लेता है। जाहिर सी बात है यार, सिंपल सवाल है। कैसे? आप समझो, आप 10 किलोमीटर जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप पहले जो है एक नॉर्मल स्पीड से चलोगे कि नहीं चलोगे? वो मान लिया आपने 2 किलोमीटर से चल रहे हैं, फिर आपने क्या कहा भाई 5 किलोमीटर उसमें बढ़ा दीजिए। तो 5 किलोमीटर बढ़ने से मतलब 7 किलोमीटर की स्पीड से आप चलोगे तो आपको समय क्या होगा? कम लग रहा है ना, तो बोल रहा है 1 घंटा कम लग जाता है, यानी टाइम कम लग रहा है। तो बोल रहा है कि दोनों समय की कंपैरिजन में हम अगर देखें, सेम जर्नी यानी उतनी ही दूरी तय करने में, एक नॉर्मल स्पीड से जब दूरी तय करते हैं तब उसको समय कितना लग रहा है, और एक जो आप स्पीड को बढ़ाकर दूरी तय कर रहे हो तब समय कितना लग रहा है, यानी टाइम कितना लग रहा है। दोनों के कंपैरिजन में जो जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो 1 घंटा कम ले रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे। जर्नी मतलब सेम डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यार स्पीड ऑफ द ट्रेन तो आपको माननी पड़ेगी ना, तो आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। बच्चों हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर मान लिया है। अब बच्चों क्या करना है कि इस कंडीशन में उसको टाइम टेकन कितना हो जाएगा? उसका टाइम टेकन मतलब इस डिस्टेंस को तय करने में, डिस्टेंस ट्रैवल ये जो 360 किलोमीटर है इसको तय करने में समय कितना लग रहा है? टाइम टेकन हम लिखेंगे। टाइम को मान लेते हैं बच्चों t1। क्या मान लिया हमने? t1 मान लिया भाई, इसको t1 टाइम लग रहा है। और टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों आप यहाँ पे चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 360 किलोमीटर है, अपॉन स्पीड अभी हमने निकाला x, तो समय कितना लग रहा है? 360 अपॉन x हावर। कितना लगेगा? हावर लगेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से इफ
अब आपको क्या करना है, अब आपको स्पीड को इंक्रीज करना है। इफ द स्पीड 5 किलोमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, द स्पीड इंक्रीज, इफ द स्पीड इंक्रीजिंग, ये भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन अगर स्पीड को इंक्रीजिंग किया जाएगा तब टाइम टेकन कितना लगेगा, डिस्टेंस वही रहना है, टाइम टेकन। फिर से बच्चों इसको मान लिया आपने t2, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। स्पीड इंक्रीज करेगा तो समय कितना लगेगा, डिस्टेंस वही कह रहा था, सेम जर्नी मतलब सेम डिस्टेंस तय करना है। तो फिर से वही समय का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का, सॉरी टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस हमारे पास था 360। अच्छा स्पीड क्या हो जाएगी, आप जरा देखिएगा, पहले स्पीड क्या थी, x किलोमीटर थी बच्चों, पहले स्पीड क्या थी, x किलोमीटर थी। जब स्पीड में हमने क्या कर दिया, 5 लिखा नहीं, स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड में हमने कितना बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर। यहाँ लिख सकते थे इफ द स्पीड इंक्रीजिंग, ठीक है ना, बाय द ट्रेन x + 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 5। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पहले नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, +5 की स्पीड से वृद्धि हो गई है। तो अब हमसे क्या करवा रहा है, कह रहा है कि भाई जो पहले चल रहा था, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन अगर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया जा रहा है तो उसका समय 1 घंटा कम लग रहा है उसी दूरी को तय करने में। तो हमें दोनों टाइम को इक्वल कर देना है, ऐसे लिखना है बच्चों, t1 = t2। और आप बताइए किसको समय कम लग रहा है, t2 वाले को। t2 वाला 1 घंटा समय कम लेता है क्योंकि इस पे 5 किलोमीटर ज्यादा हो गया है स्पीड। तो अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी गई है, इसका समय कम लग रहा है। आप जरा सोचो, ये टाइम लग रहा है, अगर ये 4 घंटे में पहुंच रहा है तो ये 2 ही घंटे में पहुंचेगा ना बच्चों। कैसे, क्योंकि टाइम मतलब होता है हम 4 आवर में अगर ये पहुंच रहा है तो ये तो ज्यादा समय लेगा क्योंकि इसमें आपने स्पीड में वृद्धि की हुई है, तो इसका समय कम लगेगा क्योंकि ये 2 घंटे में पहुंच रहा है। तो वो बोल रहा है, या आप ऐसे समझ लीजिए ये 3 घंटे में पहुंच रहा है। क्यों, क्योंकि बच्चों 1 घंटा समय कम लेता है ये वाला। देखिए 1 घंटा समय ये कम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसका मतलब है इसमें एक क्या कर दो, जोड़ दो, 3 और 1 क्या हो गया, 4 = 4 हो गया ना। इसका मतलब यही होता है कि आपको दोनों को इक्वल करना है। तो ये एक जो घंटा कम ले रहा था, ये वाला कम ले रहा था, इसलिए इसमें 1 घंटा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब आपको इसमें जोड़ा क्यों, क्योंकि इक्वालिटी लानी है ना बच्चों, इसलिए। तो t1 की वैल्यू कितनी है, 360/x, और t2 की वैल्यू है 360/x + 5 + 1। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप ये x वाले टर्म से एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पे 360/x - 360/x + 5 = 1। अब आप एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे x + 5 एलसीएम लेंगे और 360 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे x + 5 हो जाएगा -x 1 हो जाएगा, x कट जाएगा बच्चों, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 का 360 में इंटू करेंगे 0, 5 6 जा कितना हो गया 30, तो ये 0 और बढ़ गया, ठीक है। और 5 का 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और नीचे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² और +5x, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² + 5x, ठीक है, और -1800 = 0। अब इसके फैक्टर करने हैं बच्चों, अब इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 1800 इधर ले आए हैं, आप फैक्टर कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, आपको फैक्टर करना भी करना चाहिए। तो आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका सम या सब्ट्रैक्टिंग वैल्यूज 5 आनी चाहिए। तो ऐसे 2 कोई फैक्टर आप बताइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका कितना होगा, ऊपर वाला सवाल थोड़ा यूज कर बच्चों। 1800 का फैक्टर कैसे करना है, ये देखिए, ये आपने 1800 लिखा है, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 9 जा 18, यानी कि हो गया 900, 2 5 10 450 हो गया, 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 7 14, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 5 10 हो गया, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 बचेगा, 5 25, 5 9 45, 3 3 का 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब आप इसी में से पेयर बनाइए, 5 लाना है बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, पास में रहिए 2 नंबर लेकर, 5 3 15 3 45, तो इससे आएगा 40 और इससे आएगा 45, इनमें से घटाओगे 5 आ जाएगा बच्चों। तो बड़ा आसान है बच्चों, आराम से फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टर के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x² + 5x को क्या लिखेंगे बच्चों, +5x को 2 फैक्टर मिल गए हमको, 45x
45x में से क्या करेंगे, माइनस का 40x कर दीजिए और माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 45 माइनस का 40 कॉमन कर लीजिए बच्चों, माइनस का 40 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 45 आएगा। तो एक ब्रैकेट में आप देख सकते हैं दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 45 और बचेगा क्या, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 से क्विट करेंगे, तो एक बार इसको जब 0 से क्विट करेंगे तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 माइनस 45, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये होगी स्पीड, ये होगी स्पीड की ट्रेन, सॉरी ट्रेन की स्पीड, ठीक है ना। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना बच्चों। इसको नोट कर लीजिए और याद रखिए ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर आएंगे, 100% आएंगे बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों देखिए नेक्स्ट सवाल है और इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये भी एग्जाम में आपसे 100% पूछा जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो तय है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं ये पूछ सकता है, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो वो बोलेगा रूट्स कैसे, इक्वल है, रियल है या फिर इमेजिनरी है, ऐसा कोई भी कंडीशन दे के आपसे के की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। के की जगह ये भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ के है तो के पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक सवाल इससे आएगा, चलिए देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इसका नेचर बताना है बच्चों। तो नेचर जो होता है ना रूट्स का, वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर, और इक्वेशन हमेशा क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तभी हम उसका नेचर निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे नेचर निकालने के लिए हमारे पास देखिए क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, और क्या है प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। नेचर निकालने के लिए बच्चों आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन करना होगा, क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इस फॉर्म में ये लिखा भी हुआ है। तो हम कंपेरिजन करेंगे, तो आप बताइए a कितना आ रहा है 2 और b कितना आ रहा है -6 और c कितना आ रहा है 3, ठीक है। अब यहाँ से हम d निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट और d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चों। b की वैल्यू बताइए -6 का होल स्क्वायर माइनस 4a हमारा 2ac हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4 3 8 3 24 हो जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा 12 यानी 12, कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। और ये देख सकते हैं इसका मान 0 से क्या है, बड़ा है, यानी जो d निकला है ना बच्चों वो 0 से बड़ा है। और अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो हम जो d होता है ना वो 0 से ही लेकर चेक करते हैं, ये 0 से बड़ा है या 0 ही आए या फिर 0 से छोटा है। तो ये तो 0 से बड़ा आ गया, तो अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसे होंगे, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, यानी अनइक्वल होगा, ठीक है ना। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स आपको बताना था। इफ द रियल रूट एडजस्ट, अगर ये रियल रूट को एडजस्ट करता है तो फाइंड देम, यानी वो रूट्स भी हमको बताना है बच्चों। तो रूट्स बताने के लिए या तो आप इसके फैक्टर कर दीजिए या फिर आप डी वाला फॉर्मूला नहीं होता है जो आपने पढ़ा होगा सिद्धाचार्य का फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप उसको कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये होता है ना बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक से भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है 2a। ये फॉर्मूला याद रखिए, इसी फॉर्मूले पर हम सबकी वैल्यू क्या करेंगे, लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ बताइए x इज इक्वल टू माइनस बी, हमारे पास क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है बच्चों ये d है, देख लीजिए यहाँ पे ये d, और d कितना आया 12, तो आप डायरेक्टली यहाँ 12 लिख सकते हैं। अपॉन क्या हो जाएगा 2a की वैल्यू कितनी है, a हमारे पास 2 है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 6 लिखिए प्लस माइनस 12 के फैक्टर 2 3 4 3 12, यानी 2 बाहर आएगा, रूट में 3 रह जाएगा।
नीचे 4 हो जाएगा, 2 कॉमन करके ये 2 को काट दीजिए तो यहाँ 3 प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा बच्चों। यानी 2 3 6 2 कट गया, √3 नीचे 2 से इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 प्लस माइनस √3/2 एक्स हमारे ये आ गए, यानी रूट्स हमारा ये हो गया। ये आंसर है बच्चों, ऐसे करना है आपको सवाल, आपको ऐसे लगाना है सवाल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं बच्चों, फाइंड द वैल्यू आपके ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए डी के 3 रूट्स होते हैं बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड अनइक्वल होते हैं या रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डी 0 हो जाए अगर बच्चों तो रूट्स जो होते हैं वो रियल इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, रियल इक्वल होते हैं। डी अगर 0 से छोटा आ जाए तो वो रूट्स कैसा होता है, इमेजिनरी हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। आप चाहे मेरे शॉर्ट्स में भी जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें बनाया हुआ है इसका वीडियो, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू आपके ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट करिए। 2kx + 6 = 0, ठीक है। इसका kx का अंदर इंटू करिए, फिर kx का 2 में इंटू करिए। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए बच्चों, a k हो गया, b हमारे पास -2k हो गया और c हमारे पास 6 हो गया। अब क्वाड्रेटिक तो निकला है, फॉर्मूला एबीसी कंपैरिजन हो गया बच्चों। अब हमें क्या निकाला है, नेचर ऑफ रूट्स बोला गया है कैसा है, इक्वल रूट्स है। तो आपको डी हमें लिख देना है 0। क्यों 0 लिख रहे हैं बच्चों, देखिए इफ रूट्स आर, लिख सकते हैं ना बच्चों, इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर क्या है, इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल होते ना तो डी को तुरंत 0 लिखना होता है, डी को तुरंत 0 लिखना है। डी का फॉर्मूला लगाइए, v² - 4ac = 0। v हमारे पास -2k है, -2k का होल स्क्वायर -4a हमारे पास k है और c हमारे पास 6 है। तो यहाँ से हो जाएगा 4k² - 24k = 0। बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ से कॉमन करेंगे तो आएगा 4k और k - 6 = 0। तो आपको पता है एक बार 4k को 0 करेंगे, k 0 जब करेंगे ना तो आपको ध्यान रखना है 4k कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें k आ रहा है, यानी k ≠ 0 हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो हम बताएं, क्योंकि अगर आप k 0 कर दोगे तो k 0 होने से ये x² 0 हो जाएगा और अगर x² 0 हो गया इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी, इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगी तो ये गलत हो जाएगा। k कभी इसका आंसर नहीं हो सकता, k 0 कभी इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमको अब दूसरा वाला फैक्टर क्या है बच्चों, दूसरा आपके पास है k - 6। तो k - 6 को 0 करेंगे तो k = 6। यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका आंसर है, क्योंकि ये 6 लगने पर क्वाड्रेटिक बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और पक्का सवाल आएगा बच्चों 100%, मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। बच्चों नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, देख सकते हैं, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। बच्चों इस तरह के सवाल लगाने के लिए आप जानते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सवाल और एग्जाम में आने वाला सवाल है। आप ये देखिएगा ये सवाल एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बात और याद रखिए बच्चों, जितने AP के सवाल है ना आपको उसके लिए पहले फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। जैसे n टर्म यानी an = क्या होता है, a + n - 1 × d, ठीक है। सीक्वेंस में हमें आपको पता होना चाहिए AP की जो सीक्वेंस होती है a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरह का सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये याद होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स अगर लास्ट टर्म गिवन है तो n/2 ब्रैकेट में a + n, ये याद होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह के फॉर्मूले आप याद रखिए क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले पे आपको सवाल करना होगा, बड़े आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम पूछ रहा बच्चों, तो सम में n टर्म्स में आएगा ही आएगा, यानी अगर हम ऐसे निकालेंगे तो n आएगा ना। अगर 11 टर्म्स का सम पूछ रहा तो ऐसे 11 लिखते, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और सबसे पहले बच्चों 7 टर्म्स का सम तो दिया है और एंड दैट ऑफ यानी ये भी सम है, सम 17 टर्म्स इज 289 बताना है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये चीज ध्यान रखिएगा, लेट द फर्स्ट टर्म
लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, लिखा है लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस बी। कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या मानते हैं, डी, इसको डी मान लीजिएगा, या आप लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस बी, डी हो गया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, 7 टर्म्स का सम निकालना है। तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे, पहले तो सम का फॉर्मूला आना चाहिए, सम का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये होता है इसका फॉर्मूला, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 7 टर्म्स का सम निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ 7 लगा दीजिए, 2a और 7 माइनस 1 करेंगे तो 6d हो जाएगा। अब देखिए 7 टर्म्स का सम कितना है, 49 है। 7/2, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस हो जाएगा 3d, और 2 से 2 काट दीजिए, 7 7 जा 49, a प्लस 3d इक्वेशन फर्स्ट हो। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, अब 17 टर्म्स का सम निकालेंगे तो बच्चों 70 यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 17/2 2a प्लस का हो जाएगा 16d, और 17 टर्म्स का सम दिया है बच्चों 289, देन यहाँ 17/2, और यहाँ से भी 2 कॉमन हो रहा है तो कॉमन करेंगे, और कॉमन से है तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 2 प्लस यहाँ पे 8d बचेगा, 2 का इसमें डिवाइड, 2 का इसमें डिवाइड, 2 से 2 काट दीजिए, 17 क्या होता है 289, 17 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। इक्वेशन हो गई सेकंड, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब बच्चों में क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, देन हमारा a और d मिल जाएगा। उसके बाद हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स में हमको a और d चाहिए होता है, इसलिए इक्वेशन बनानी होती है और उसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस, क्योंकि a और a घट के कट जाएगा ना, उसके कोएफिशिएंट इक्वल में है ना बच्चों, कोएफिशिएंट बराबर है। a प्लस 3d कितना है 7 है, और a प्लस 8d कितना है बच्चों, a प्लस 8d है हमारे पास 17। आप घटाएंगे तो ये माइनस ये कट गया, माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। d की वैल्यू फर्स्ट में लगाइए बच्चों, d की वैल्यू फर्स्ट में लगाइए, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d की वैल्यू 2 लगेगा, तो a इज इक्वल टू 6 में 7 में 1 जाएगा, तो कितना बचेगा 6 जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए बच्चों, अब हमको चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ आगे क्या चाहता है आपसे, आगे वो चाहता है, क्या चाहता है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ही चाहिए उसको, तो एन की जगह एन ही रहेगा, लेकिन बच्चों a कितना है 1, n माइनस 1, d कितना है 2, ये देखिए, ठीक है। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है बच्चों, कॉमन करके काट दीजिए, अंदर यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा n माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया बच्चों, तो आपको Sn है ना ये, तो Sn कितना मिला आपको, n का n में इंटू करिए n स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एपी का ये सबसे बेहतरीन सवाल है, मैंने ये सवाल इसलिए बताया बच्चों क्योंकि इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है, सम निकालना भी है और इक्वेशन बना के सॉल्व करना भी है। अगर आपका सवाल आ जाता है कुछ इस तरह का कि भाई 18th टर्म हमारा 15 है, 16th टर्म हमारा 20 है, तो फाइंड द जो है 18th टर्म या 30th टर्म क्या होगा, तो बच्चों उसमें 2 इक्वेशन वहां से हम nth वाले फॉर्मूले से दोनों इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को a और d निकाल के, तब हम उसमें जो भी पूछा जाए 30 टर्म या 14th टर्म, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, वहाँ a और d मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आगे जब अगले नेक्स्ट टाइम में जो वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो भी इस तरह के अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में आएंगे। आप 21 मार्च की तैयारी के लिए यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।